नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज आप सबके लिए हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं और जिस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बीटी बोर्ड में पूछे जाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर होगा इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज की क्लास हो सकता है थोड़ी सी लेंदी हो, क्योंकि मैंने ये कोशिश किया है कि आप प्रयास करना भी चाहूंगा कि भाई आप सबकी ये जो क्लास होगी, ये जो चैप्टर का क्लास होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लास में ख़त्म हो जाए। और आप भी याद रखिएगा कि हम सभी लोग बड़े आसानी से, बहुत शॉर्टकट में, बहुत ही अच्छे ढंग से इन 3 क्लास में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को ख़त्म करेंगे। बस एक छोटी सी कोशिश है, प्रयास रहेगा करने की, आप उसके साथ जुड़े रहिएगा और शुरू से लेकर अंत तक आप 100% जुड़े रहिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज की क्लास में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी देने वाली हैं। मेरा जो चैप्टर है वो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, और अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं तो इसे हम सभी लोग नाम देते हैं रासायनिक, हिंदी में नाम दिया जाता है रासायनिक बंध। और आपके बीटी बोर्ड में आप देखेंगे तो इसी बंध को आबंधन बोला गया है। तो आपके पास अगर मैं ये कहूं कि केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है तो आप पहले इसको समझेंगे। आज इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले आपको मैं वही बता दूं। बहुत सारी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जिनमें से सबसे पहली बात तो ये होगी कि हमारे पास बॉन्ड होता क्या है, ठीक है, और बॉन्ड बनाने के लिए जो है क्या क्या प्रिंसिपल आया है, क्या सिद्धांत दिए गए हैं कि बंध आपका बनता कैसे है या बनता क्यों है। दूसरी बात आपको मैं डिस्कस करूंगा कि हमारे पास जो बॉन्ड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड। और टाइप ऑफ बॉन्ड में आप देखेंगे तो आप सभी लोगों को मैं कुछ टाइप के बारे में बताऊंगा और आप उसे भी अच्छे से समझिएगा। हाँ, आपको मैं लिख देता हूं, हमारे पास 2 ही तरह के बॉन्ड होता है। एक को नाम दिया जाता है एटॉमिक बॉन्ड और एक को नाम दिया जाता है मॉलिक्यूलर बॉन्ड। देखिए, एटॉमिक बॉन्ड का मतलब क्या निकलता है, जिसको हम कहते हैं परमाणुविक बंध बोलते हैं। एटॉमिक बॉन्ड का मतलब होता है परमाणु और परमाणु के बीच में जो बंध बनता है वो आपका परमाणु बंध होता है, या जिसे हम सभी लोग एटॉमिक बॉन्ड कहते हैं। मॉलिक्यूलर बॉन्ड का मतलब होता है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है। हम सभी लोगों को सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है एटॉमिक बॉन्ड। और उन एटॉमिक बॉन्ड में से किन किन बॉन्ड को पढ़ना है जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहले एक बॉन्ड है जिसका नाम है आयोनिक बॉन्ड, जिसको हम आयनिक बंध कहते हैं। क्या नाम देते हैं? आयनिक बंध कहा जाता है। दूसरा आपके पास जो बॉन्ड आएगा उसे हम सभी लोग नाम देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब यह होता है जिसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है? सहसंयोजी बंध कहा जाता है। बात समझ में आई? और जो तीसरा हमारे पास इसी टाइप का बॉन्ड होता है जो इन दोनों के मिलने से बनता है, वो जो बॉन्ड होता है जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहा जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है, जिसे हम उप सह संयोजक बंध कहते हैं। ये हम जितने भी बॉन्ड लिखे हैं सब के सब क्या होते हैं? एटॉमिक। मतलब अगर आप सभी लोगों के मन में अभी तक कोई अगर डाउट है तो ये याद रखिए, इसको दूर कर लीजिए। आयनिक बॉन्ड एक टाइप का एटॉमिक बॉन्ड है, मतलब ये एटम और एटम के बीच में होगा। कोवैलेंट बॉन्ड एक एटॉमिक बॉन्ड है, ये एटम और एटम के बीच में होगा, परमाणु और परमाणु के बीच में होगा। वैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है ये भी एटम और एटम के बीच में बनता है। आज की क्लास में हम इन तीनों बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे कि इनको कैसे बनाया जाता है, विद एग्जाम्पल आपको बताएंगे। और उसके बाद आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, वो है ओवरलैपिंग। एक वर्ड होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब होता है अति व्यापन। ओवरलैपिंग की हिंदी क्या कहा जाता है? अति व्यापन। मैं एक बात आपको और बता दूं, ओवरलैपिंग के बेस पर एक प्रिंसिपल दिया गया था जो बहुत ज्यादा फेमस है, वीवीटी। हिंदी में क्या नाम देते हैं इसको? संयोजी बंध का सिद्धांत या
बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं इंग्लिश में। क्या नाम देंगे? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आप समझिएगा आज की क्लास में हम इन सारे टॉपिक को डील करेंगे। हाँ, आज की क्लास बहुत लेंदी हो सकती है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भी आप कह सकते हैं कि इतना भी ज्यादा लेंदी ना हो जाए कि हमको बोर महसूस हो, कि इसीलिए हम मॉलिक्यूलर बॉन्ड को नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। जो भी एटॉमिक बॉन्ड आएगा आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जैसा आपके पास पहला टॉपिक है, आखिरकार बॉन्ड होता क्या है। हमारे पास अगर बॉन्ड को समझना है कि बॉन्ड का मतलब क्या होता है, यानी जो बंध होता है इसका मतलब क्या होता है। बंध मतलब होता है एक रिलेशन। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है एक लगाव या एक संबंध होता है। हम सभी लोगों को अगर याद हो, हमारी जो पुरानी जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से अगर याद हो, एटम आप सुने हैं। एटम को हम सभी लोग क्या नाम देते हैं? परमाणु। क्या नाम दिया गया था? परमाणु। ठीक है, मुझे एटम के बारे में पता है तो आप सभी लोगों को देखा जाता है, जनरली बताया जाता है कि जो एटम होता है बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। बहुत ज्यादा क्या होता है? छोटा होता है। और इसी छोटापन होने की वजह से ये जो होता है अनस्टेबल भी होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब होता है अस्थाई होता है। कुछ को छोड़ के मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन आप जनरली देखेंगे कि एटम जो परमाणु आपका होता है ये बहुत छोटा है और इसी बहुत छोटापन होने की वजह से ये अस्थाई होता है। अस्थाई को हम कहते हैं अनस्टेबल कहते हैं। और ये दुनिया की रीति है कि कोई भी आदमी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कभी भी वो अनस्टेबल रहना नहीं चाहता है। वो हमेशा उसकी इच्छा होती है अपने आप को स्टेबल करने की। बिल्कुल वैसे समझिएगा एटम की भी कोशिश होती है अपने आप को स्टेबल करने की। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अनस्टेबल से दुनिया की हर कोई चीजें अपने आप को लाना किस में चाहती है? स्टेबल में। अनस्टेबल से स्टेबल में आने का केवल दो रास्ता होता है। पहला रास्ता होता है कि वो कंबाइन हो जाए, मतलब जुड़कर स्टेबल हो सकता है। दूसरा रास्ता होता है ब्रेकअप हो जाए, मतलब टूट जाए। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास केवल दो ही रास्ते होते हैं अस्थाई से स्थायी होने में। एक आपके पास रास्ता होता है कि हम क्या करेंगे? जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद मुझे अस्थायित्व मिल सकता है। और एक ये हो सकता है कि हम टूट जाएंगे तो अस्थायी हो सकता है। मतलब कंबाइंड होकर आप स्टेबल में आ सकते हैं और ब्रेकिंग होकर आप स्टेबल में आ सकते हैं। अब यहां पे एटम पर देखा जाए कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, क्योंकि एक चीज को स्टेबल में आने के लिए केवल एक कंडीशन अप्लाई होगी। जैसे अगर मैं यहां की बात करूं तो आप सभी लोग कहेंगे एटम क्या है? बहुत छोटा है। चलो सपोज कर लेते हैं, अगर ये हम टूटने की विचार करते हैं कि एटम को तोड़कर स्टेबल किया जा सकता है, ऐसा हम सोचते हैं, तो जरा आप ये बताओ कि जब आप एटम को तोड़ोगे तो और भी छोटा हो जाएगा। और शायद छोटा होना ही ये अनस्टेबल का क्या था? कारण है। परमाणु छोटा है इसीलिए क्या है? अस्थाई है। अगर आप तोड़ोगे तो और छोटा हो जाएगा, जब और छोटा हो जाएगा तो और ज्यादा अस्थाई हो जाएगा। मतलब तोड़कर परमाणु को कभी अस्थायित्व दिया नहीं जा सकता। ब्रेकिंग करके किसी भी एटम को स्टेबल करा नहीं जा सकता। तो कौन सा रास्ता अपनाया जा सकता है? कंबाइन का। मतलब ये है कि जो हमारे पास एटम होते हैं वो कॉम्बिनेशन प्रोसेस को अपनाते हैं और तब अपने आप को क्या करते हैं? स्टेबल करते हैं। अब यहां पर भी एक नियम आ सकता है, बातें आ सकती है, पूछा जा सकता है कितने एटम कंबाइंड होंगे। तो मैं आपको बता दूं, एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए जितने एटम के साथ जुड़ सकता हो वहां तक जुड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये आपस में जुड़ता है तो क्या बनाता है? H2। ये आपका स्टेबल है और ये एटम क्या है? अनस्टेबल है। तो जरा एक बात बताइए, ये परमाणु और ये परमाणु आपस में जुड़े, जुड़ने के बाद ये बनाए, हमें याद है परमाणुओं के आपस में मिलने के बाद जो बनता है उसे मॉलिक्यूल कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? मॉलिक्यूल, या इसे अणु कहा जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे अणु क्या है तो आप बोलेंगे
जब परमाणु आपस में क्या होंगे, मिलेंगे, तो जो भी बनेगा वो क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा। तो देख लो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है इसको बनाने में 2 H क्या हुए, जुड़े हैं। यहां पे आप कह सकते हैं 2 परमाणु ही मिल गए तो स्टेबल हो गया, तीसरे की जरूरत नहीं थी। तो बहुत सारी चीजें हैं, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि परमाणु आपस में क्या होती हैं, कंबाइंड होती हैं। एटम्स आपस में क्या होते हैं, कंबाइंड होती हैं। इनका कंबाइंड होना इनकी मजबूरी है क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल है। अच्छा, आपके मन में अगर चल रहा हो अनस्टेबल मतलब क्या होता है, अनस्टेबल का मतलब होता है डिस्टर्ब होना, परेशान होना। तो इस दुनिया में कोई भी आदमी परेशान या डिस्टर्ब नहीं होना चाहता है। एटम बहुत डिस्टर्ब है, वो अपनी परेशानी दूर करना चाहता है। दूर करने के लिए वो क्या करेगा, अपने ही किसी परमाणु के साथ या गैर परमाणु के साथ बातचीत करेगा, बात व्यवहार बनाएगा। और बात व्यवहार बनाने के बाद वो रिलेशन बनाएगा, जुड़ेगा, और जब जुड़ेगा तो अपने आप को अस्थाई कर लेगा, अपना बर्डन हल्का कर लेगा। ये किसकी सोच होती है, परमाणु की। अब आपको अगर हम बॉन्डिंग की बात बताएं तो आप बोल सकते हैं बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। भाई आप किसी से जुड़ते कब हो, जब आपकी जरूरत होती है, जब आप परेशान होते हैं, आप अपनी परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो आप किसी से जुड़ते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, अपनी परेशानी को शेयर करते हैं, उससे बताते हैं कि हमारे साथ ये समस्याएं हो रही हैं। तो एक हम सब लोग लिंक बनाते हैं, एक बॉन्डिंग बनाते हैं। तो वैसे बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, किसी भी मॉलिक्यूल में एटम और एटम जिस भी फोर्स के द्वारा, जिस भी बल के द्वारा बंधे हैं, जिस भी रिश्ते के द्वारा जुड़े हैं, वही रिश्ता बॉन्ड कहलाता है। और ये बनाना उनकी मजबूरी है, बॉन्ड बनाना उनकी क्या है, मजबूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन ऐसा हाल सभी परमाणु के साथ होता है ये आवश्यक नहीं है। तो इसी चीजों में बहुत सारी जिज्ञासा लोगों की बढ़ती चली गई, और आगे चल के हम छोटी छोटी बातों को और अच्छे से समझेंगे क्या मतलब होता है। तो हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास अगर हम बॉन्ड की बात अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, तो हमने आपसे क्या बोला, जैसे ये आपका एटम था, एटम कौन सा था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिला क्या बनाया, H2 बनाया। ऐसे मैं एक ऑक्सीजन लेता हूं, अगला ऑक्सीजन एटम क्या बन रहा है, O2 बन रहा है। दूसरा नाइट्रोजन लेता हूं, नाइट्रोजन लेता हूं, तो यहां पे आप क्या कहेंगे, N2 बन रहा है। ये आपका जो है इसे मॉलिक्यूल कहा जाता है। और ये जो है एटम जुड़ रहे हैं, एटम का जोड़ है, ये साइन आपका जोड़ को बताता है। किसको बताता है, जोड़ को, जिसे सिग्मा कहते हैं। ठीक है, अब आप बताओ एटम क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल बन रहा है। अगर आप इन तीनों एग्जाम्पल में देखेंगे तो आप ये कहेंगे एक तरह के एटम जुड़े हैं तो मॉलिक्यूल बना है। मैंने ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को बनाने में जो एटम लगे हैं सब कैसे हैं, एक ही जैसे है। ये हाइड्रोजन है तो ये भी क्या है, हाइड्रोजन है। तो मन में ऐसा विचार ना आए कि एक ही तरह के एटम जो है आपस में जुड़कर स्टेबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ ये हो गया ठीक है, नहीं तो ऐसा भी होता है H और O जुड़ता है तो H2O बनता है। अब आप इसमें देख लो क्या मिला, ये एटम एक जैसा है पर ऑक्सीजन क्या है, अलग है। तो यहां देखो एटम का सेम तरह का कॉम्बिनेशन है और यहां अलग तरह का कॉम्बिनेशन है। इसे भी मॉलिक्यूल कहोगे, इसे भी मॉलिक्यूल कहोगे, पर इनमें अंतर है। अगर जब एक तरह के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल को एलिमेंट कहते हैं, जिसको तत्व कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, तत्व। और अगर अलग तरह के परमाणु जुड़ते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल को कंपाउंड कहा जाएगा। और कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, यौगिक कहते हैं। तो ये आपके पास होता है, आप इसे अच्छे से देखिएगा। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो आपका क्लियर हुआ। ठीक है, अब आपको मैंने ये हुआ कि बॉन्ड होता क्या है। अब अगर क्वेश्चन ये है कि हमारे सबके पास जो है छोटे छोटे कुछ चीजें, मैंने एक बात और बोला, कुछ ऐसे भी एटम्स हैं जो बॉन्ड बनाते ही नहीं है। अब कोई अगर बॉन्ड नहीं बना रहा तो समझ लो उनको जरूरत नहीं है, बॉन्ड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और नहीं जरूरत है तो सोचा जाता है क्यों नहीं बना रहे हैं, सभी बॉन्ड बना रहे हैं, सभी जुड़े हुए हैं, सभी एक तरफ लगे हुए हैं रिश्ते बनाने में, लेकिन ये क्यों नहीं बना रहा है, ये क्या एकदम आइडियल है क्या। मतलब इन्हीं सब चीजों को जानते हुए एक हमारे पास बहुत ज्यादा फेमस है जिसको नाम लिया गया था इनर्ट गैस।
जिसको कहा जाता है अक्रिय गैस। हिंदी में क्या नाम दिया जाता है? अक्रिय गैस कहा जाता है। ठीक है, अब ये गैस कौन कौन सी होती है मैं नाम लिख देता हूं। जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। ये आपके पास हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। अगर हम इनका परमाणु क्रमांक देखें तो इसका 2 होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब ये जो एटॉमिक नंबर इसका 2 है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है। ठीक है, और इसका आपका 86 होता है। तो आप यहां देखो 18 2 36, 18 3 54, ऐसा करके मत याद करिए क्योंकि 18 चौके क्या आगे चला जाएगा। ठीक है, 72 हो जाएगा, तो वहां गलती कर जाओगे। तो आप बस इतना याद रखिएगा 2 10 18 36 54 86। ये जो आपके पास है सभी के सभी क्या है? पहली बात तो एटम है। सभी के सभी क्या है? एटम है। सोच ये रहा था कि भाई एटम आपका जुड़ता है, लेकिन यहां तो एक अलग बात ही निकल रही है। ये किसी के साथ जुड़ते नहीं है, ये किसी के साथ जुड़ते हैं ही नहीं। ये ऑलरेडी क्या है? स्टेबल में है। स्टेबल मतलब ये स्थायी है, इनको किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अब आप बताओ ये जुड़े तो है नहीं, तो मन में आएगा आखिर ये क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, सभी तो जुड़ रहे थे लेकिन ये क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। तो जब साइंटिस्ट इसके पीछे लग गए तो इन्होंने देखा कि अगर हम हीलियम को छोड़ दें, बाकी जितने भी हैं, अगर इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए, जैसे आप नियॉन हुआ 10 इलेक्ट्रॉन है, मैं 2-3 का बता दे रहा हूं, आप समझिएगा। आर्गन है 18 है, क्रिप्टॉन है 36 है। जब इन सब का क्या निकाला गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है विन्यास। जब हम इनका क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तो मुझे यह पता चलता है कि इनके बाहरी वाले कक्ष में, जैसे इसका निकालोगे 2 8 पाओगे, इनका 2 8 8 पाओगे, इनका 2 8 18 और 8 पाओगे। इनके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तब लोगों ने एक बताया बात कि अगर इनके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है और इन्हीं 8 इलेक्ट्रॉनों की वजह से ये क्या है? एकदम संतुष्ट है, इन्हें किसी भी तरह की कोई बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। तो एक स्टेटमेंट पास हो गया कि जिन भी परमाणु के बाह्य कोश में, मतलब अंतिम क्लास में, लास्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो स्टेबल रहेंगे, वो अस्थाई रहेंगे। ठीक है, अब यहां पे एक मन में बात होती है कि जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब वो क्या थे? अस्थाई थे। वो स्थायी होना चाहते थे। स्थायी होने का मतलब अपने बाहर वाली क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन पाने की कोशिश वो करेंगे। तो अब कोशिश करेंगे तो अकेले के पास तो है नहीं, तो अगले से मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो बात व्यवहार बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन कुछ आपस में ऐसे जोड़ेंगे कि वो बाहरी कोश में इनका भी 8 हो जाएगा और उनका भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो सारा मैटर यहीं छिड़ा हुआ था। देखा देखी में बॉन्ड एक चैप्टर बन गया। देखा यह गया कि ये परमाणुएं कभी बॉन्ड नहीं बनाती हैं, ये एकदम अस्थाई हैं। अस्थाई होने का कारण पता चला तो यह बताया गया कि इनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, लास्ट आपको क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन मिलता है। 8 इलेक्ट्रॉन मिलता है तो एक पारित हो गया, एक कथन पारित हो गया, स्टेटमेंट आया कि जिन भी परमाणु के बाह्य कोश में, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे। बात समझ पाए? वो एकदम स्टेबल होंगे। तो मन में यही बात आया कि जिनके नहीं है वो क्या करेंगे? वो 8 पूरा करने की कोशिश करेंगे। और पूरा करने की कोशिश में वो अकेले नहीं, वो किसी न किसी से क्या होंगे? जुड़ेंगे। और वो तब तक जुड़ेंगे जब तक उनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो जुड़ने का मतलब ही हुआ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो अगला एक चीज और था, यहां हीलियम एक अपवाद था। हीलियम में देखोगे तो पहली क्लास में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से पता चला है कि पहली क्लास में कितने की जरूरत होती है? 2। तो कहे पहली क्लास में जितने की जरूरत है वो पूरा है, इसलिए ये भी क्या है? अस्थाई है। ये भी क्या है? अस्थाई है। तो आपको मैं बताऊं, नियम 2 आया,
एक ये जो बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, अगर कोई बाहरी कोश में क्या हो रहा है 8 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, वो स्थायी है, और जिसके पास नहीं है वो पूरा करने की कोशिश करेगा। ये नियम जो होता है, इस नियम को अष्टक नियम कहा गया। क्या नियम कहा गया? अष्टक नियम कहा गया या ऑक्टेट रूल कहा गया। आप बात समझिएगा। और ये था क्या? जिनका पहली कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो अस्थाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए पहली कक्ष में 2 नहीं है तो 2 पूरा करने की कोशिश वो करेगा। और ऐसे नियम को हम डुप्लेट रूल कहते हैं। कौन सा रूल कहा जाता है? डुप्लेट, मतलब अपने पहली कक्षा में 2 पूरा करने की इच्छा। बात समझ पाए? तो कितने रूल हुए? 2। और इन दोनों को किसको देख के मिला हुआ? अक्रिय गैसों को। अगर आपको इनको याद करने का तरीका नहीं पता है, याद करने का तरीका भी सुन लो। ही मतलब आप समझिएगा हीना, नी मतलब समझिएगा नीना, ए आर मतलब और, ठीक है, के आर मतलब करीना। यहां बीच में लिख दीजिएगा जेरोक्स, जेरोक्स मतलब फोटोकॉपी होता है। कौन है? रवीना। तो याद करने का तरीका भी है क्या? हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रवीना। ये आप याद कर सकते हैं। तो आपको मैंने अभी ऑक्टेट रूल बनाया और कौन सा बताया? डुप्लेट। इनका मतलब है जिनके बाय क्लास में, लास्ट वाली क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो पूरा करना चाहेंगे, अब वो कुछ भी करें। जिनकी पहली क्लास में 2 नहीं है तो पहली क्लास में 2 पूरा करना चाहेंगे, वो कुछ भी करेंगे। अब क्या कुछ कर सकते थे, इस बेस पे हमारे पास बॉन्ड कुछ टाइप के हैं, आइए हम उनको समझते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कितना रूल आया, कितना नियम आया? 2 आया, ठीक है। कौन सा नियम आया है? 2, ठीक है। अब 2 को पूरा करने के लिए आप बताइए, बाह्य कोश में 8 पूरा करने के लिए या पहली क्लास में 2 पूरा करने के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं, आइए हम उनको समझते हैं। तो जो कुछ भी कर सकते हैं उनमें से सबसे पहला जो बॉन्ड बनता है हम उसी के बारे में समझते हैं, जिसको हम सभी लोग नाम देते हैं आयोनिक बॉन्ड। इसको एक नाम और दिया जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अंग्रेजी में, और हिंदी में देखा जाए इसे तो आयनिक बंध कहते हैं, और इसको हम सभी लोग वैद्युत संयोजी बंध कहा जाता है। अब आप थोड़ा समझिएगा इसका मतलब क्या है, आइए हम इसको समझते हैं अच्छी तरीके से। आप कहेंगे अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज मतलब अदला बदली हो रहा है, यानी ऐसा भी कह सकते हैं शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से अगर बाहरी क्लास में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है? 8 हो जाता है, या फिर पहली क्लास में कितना हो जाता है? 2। मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो करें और डुप्लेट रूल को फॉलो करें। किस प्रोसेस से? बाई एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोल सकते हैं, बाई एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम और एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ और अगर उसके बाद बाह्य कोश में 8 हो जाता है, मतलब ऑक्टेट रूल जैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है, या पहली क्लास में 2 हो जाता है, समझिएगा वहां पर जो बॉन्डिंग, जो रिश्ता तैयार हुआ है वही आपका क्या कहलाता है? आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध कहलाता है। हम एक उदाहरण से देखते हैं और समझते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है NaCl का, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब मैं अगर इसमें देखो तो 2 एटम है, एक सोडियम का है और एक क्लोरीन का है। जब हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 1 मिलता है, क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है। और क्लोरीन का जब करते हैं तो यहां 17 है, तो टोटल 2 8 क्या मिलता है? 7 मिलता है। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 1 है और यहां लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्या है? 7 है। अब जरा देखिए लास्ट में दोनों में 8 नहीं है, और जब 8 नहीं है तो ये परेशान रहेंगे।
और अपनी परेशानी दूर कब कर पाएंगे, जब ये अपने बाह्य कोश में 8 कर लेंगे। तो इनके पास ऑप्शन था, जैसे इनको कितने की जरूरत है, 7। सोडियम में अगर इतनी हिम्मत है तो 7 ले सके तो अपने बाहर वाले में 8 कर लेगा। लेकिन एक तरीका और था, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन देने पर, या फिर इसमें क्या था 7 इलेक्ट्रॉन लेने पर। 2 ही स्थितियां थी। तो आप बताओ 7 इलेक्ट्रॉन लेने में इनके 7 कर्म हो जाएंगे, ठीक है, बहुत मुश्किल होगा। तो इनके लिए सबसे ज्यादा आसानी क्या होगी, देखिए रिश्ता वही अच्छा होता है जो आसानी से बन जाता है। बात समझ पाए, बॉन्डिंग वही बेटर मानी जाएगी जो बहुत इजीली बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम ना आए। बात समझे। अब यहां पर देखो 7 इलेक्ट्रॉन लेने में इसको बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा छोड़ ही देगा, इसके पास कहेगा हम अपना 1 गवा दे भले, लेकिन हाँ खुश तो रह जाएंगे, इसलिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इस पे 1 प्लस चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है, जिसे Na प्लस कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने पे क्या आता है, प्लस आता है। दूसरी बात, Cl पे सोचिए, विचार करिए, इनके पास क्या था, ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेते हैं तब 7 के बजाय 8 हो जाएगा, या 1 इलेक्ट्रॉन लेने पे क्या हो जाएगा, 7 के बजाय 8 हो जाएगा, या 7 इलेक्ट्रॉन दे दें। तो इनके पास आसान क्या है बताइए, 7 देने में भी इनके 7 कर्म हो जाएंगे। इनके लिए आसानी ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या करें, इजिली ले लें। अब इनको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, सोडियम अपने आप को स्थायी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, वो घूम फिर रहा है, बस ये ध्यान रखें उन्हीं 1 इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लें। तो जिससे क्या हो जाएगा, क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और जब क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो उस पर 1 माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा। तो अब बात थोड़ा और अच्छे समझिएगा, क्या हुआ कि ये आपका Na रियल में प्लस हुआ है और Cl किस में हो गया, माइनस में। अब बताओ इनके बाहर वाले कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 और 8, क्योंकि ये तो निकल गया। इनमें देख लो 2 8 और क्या हो गया, 8 हो गया। बात समझ पाए, क्योंकि 1 इसने ले लिया, तो देख लो लास्ट में कितना आ गया, 8, और 8 होने की इच्छा थी एकदम स्थायी होने की, देखो यहां पे हो गया। क्या प्रोसेस हुआ, एक ने दिया है और एक ने लिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है। बात समझ पाए। आपने ये भी देखा, एक ने जितना दिया है उस पे उतना प्लस आया है, और जितना अगले ने लिया है उस पे उतना माइनस आया है। बात समझे। तो आप कह सकते हैं कि ये अब आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। काहे, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस के बीच में कौन सा फोर्स होता है, आकर्षण वाला, पास आ जाएंगे। और जब पास आ जाते हैं तो हम सभी लोग NaCl से दिखाते हैं। रियलिटी ये होती है कि Na पर +1 रहता है, Cl पे -1 होता है, लेकिन जब हम बॉन्ड नहीं दिखाते, जैसे इनके बीच में प्लस माइनस नहीं दिखाना, तो उनको साथ में दिखा दीजिए। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान होने से जो है बॉन्ड बनता है, या इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान होने से प्लस माइनस बनता है, और प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है। बात समझ पाए। जैसे आप हैं और अगले से मिले, अगले को जो जरूरत है, ठीक है, मान लीजिए आपने उसको दे दिया, उसकी पूरा हो गया, और आप दे के अपने आप को खुश मान लिए, ठीक है। तो वही चीज यहां पर होती है, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये आपका कौन सा बॉन्ड होता है, वैद्युत संयोजी बंध होता है। हाँ, एक बात और है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आप यहां निगाह दौड़ाओ तो आप क्या कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन हुआ है। तो सोडियम 1 दिया है और क्लोरीन ने 1 क्या किया है, लिया है। तो हम सभी लोगों के पास एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठता है, बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या आती है बैलेंसी में। बैलेंसी को हम सभी लोग संयोजकता कहते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको बहुत याद करने की जरूरत ही नहीं है। बैलेंसी का मतलब क्या होता है, बस आपको यह देखना है कि कौन कितना दिया है और कौन कितना लिया है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या ही संयोजकता कहलाएगी। जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो समझ लो सोडियम की संयोजकता 1 है। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, समझ लो क्लोरीन की संयोजकता 1 है। अब मैं एक और एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करता हूं। यहां पर अगर हम सभी लोग दूसरा एग्जांपल देखें, आखिरकार ये वैद्युत संयोजी बंध है क्या।
जैसे हमारे पास एक MgO है, इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पे एक Mg है और एक क्या एटम है, ऑक्सीजन। जब इनका आप विन्यास करोगे 2 8 2 मिलेगा, क्योंकि 12 होते हैं दो टोटल, ऑक्सीजन में 8 रहता है, 2 और क्या मिलेगा 6। अब बताओ बाह्य कोश में कितना है, 2 है, और यहाँ बाह्य कोश में कितना है, 6 है। तो अपना अंदाजा लगा लो, ये 2 दे देंगे तो खुश हो जाएंगे और 6 ले लेंगे तब खुश हो जाएंगे, लेकिन 6 लेने में इनकी इतनी हिम्मत नहीं है। बहुत आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दे देंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इन पे क्या हो जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। और अब कॉन्फ़िगरेशन, अब विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। दूसरी बात, इनमें देखो या तो 6 दे दें, जब 6 दे देंगे तो डुप्लेट रूल जैसा हो जाएगा, और अगर 2 ले लेंगे तब भी 8 हो जाएगा। तो इनको 6 देने की क्षमता नहीं है। मैंने आपसे कहा बॉन्ड वही अच्छा होता है जो आसानी से बन जाए, बहुत समस्या ना आए। अब यहाँ 6 दे नहीं सकते, बहुत कठिन काम है, या आसानी से 2 क्या करेंगे, ले लेंगे। और जब 2 ले लेंगे, अब कौन सा 2 लेंगे, ये जो दिया है ये ताकता रहेगा कि कहाँ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तुरंत ले लेगा। O- क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने पे माइनस आता है। तो इसका भी कितना हो जाएगा, 2 और क्या हो जाएगा 8। देखो इनके भी लास्ट में 8 हो गया और इनके भी लास्ट में 8 हो गया। हम यही सोच रहे थे बाहर वाले में 8 हो जाए ताकि खुश हो जाए। इस 8 होने के लिए इनको क्या कर्म करना पड़ा, इलेक्ट्रॉन आपस में लेन देन करना पड़ा। तो इलेक्ट्रॉन के आपस के लेन देन होने से जो बॉन्ड बनता है उसी को कहते हैं वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। अच्छा, एक कमाल की बात है, हमें पता चल जाएगा कितना कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है। जैसे इसने 2 दिया है, अगले ने 2 लिया है, तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होगी, 2, और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, 2। जरा बताओ, ये प्लस आयन है, ये क्या है, माइनस आयन है। आकर्षण होता है, इसलिए एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और हम सभी लोग जब कभी भी लिखेंगे तो MgO लिखेंगे। बात समझ पाए? आइए एक बात और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल अब थोड़ा तेजी से बताऊंगा। अब आप यहां पर देखेंगे तो आपको ऐसा नजर आया, एक ने 1 दिया, अगले ने 1 लिया, एक ने 2 दिया, अगले ने 2 को लिया। अब लेकिन आपको मैं एक ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे AlCl3 है, तो यहां देखो एक Al है और 3 Cl है। कै Cl है, 3। Al के लिए 13 इलेक्ट्रॉन होता है टोटल, 2 8 कितना होगा, 3 होगा। इन सब के पास 17 रहता है। अगर आप इनकी बात करेंगे तो आपका 2 8 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2 8 क्या हो जाएगा, 7। 2 8 क्या होगा, 7 होगा। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, ये अपने बाह्य कोश में 8 नहीं रख पाए हैं, इसलिए खुश नहीं है। ये खुश होने के लिए 8 होना चाहेंगे। 8 होने के लिए इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो 5 ठू ले ले या तो 3 ठी दे दे। तो आसान क्या है, 3 ठू देना, तो 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूं, आसान जो होगा वही काम करेंगे। कोई आदमी कठिन काम करना पसंद नहीं, यहां काम करना नहीं पसंद करता, ठीक है। तो कठिन की बहुत दूर की बात है, अगर रास्ता भी कोई खोजता है तो आसानी खोजता है। तो 3 आसानी से दे दिया, ठीक है। अब यहां देखो सबके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। इनको 1 चाहिए 8 होने के लिए, ये 7 दे दे, तो कोई 7 इतना बड़ा दानवीर नहीं है कि दे देगा। आसान इसके लिए यही होगा, 1 ले ले। तो ये 1 ले लेगा तो पहला माइनस हो जाएगा। अब ये 1 कहां से लेगा, ये जो 3 दिए हैं उसी में से 1 ले लेगा। तो यहां पर 2 8 क्या हो जाएगा, 8। बिल्कुल ऐसे ये हो जाएगा, 2 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बिल्कुल ये भी हो जाएगा, 2 8 क्या हो जाएगा, 8। तो उनका तीनों इलेक्ट्रॉन देखो 1 1 ने ले लिया, और जब 1 1 ने ले लिया, ये पूरा ये पूरा ये पूरा, 3 माइनस है, सब इस Al+3 से जुड़ जाएंगे। तो अंत में हमको AlCl3 लिखना पड़ेगा। अच्छा एक बात और है, अब आप बताओ Al ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 3। तो आप Al की संयोजकता कितनी बताएंगे, 3। लेकिन अगर मैं पूछूं क्लोरीन ने कितना लिया, तो आप कहेंगे हर क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए प्रत्येक क्लोरीन की संयोजकता क्या होगी, 1। अब मन में ये डाउट ना रहे, जितना धन रहेगा, जितना संयोजकता यहां प्लस की रहेगी उतना ही माइनस की रहेगी। ये ऐसा भी नहीं होता है। यहां देख लो माइनस कौन सा है, क्लोरीन वाला है, ये 1 ही ले पाया, इसलिए इसकी संयोजकता 1 है, और यहां अकेले ये 3 दे दिया। मैं आपको बताऊं, संयोजकता किसी एक पर्सन की होती है कि आखिर वो अकेले कितना कुछ कर पाता है, वो उसकी संयोजकता होती है। ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। हाँ एक चीज है, इसे आयनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं,
क्योंकि ये प्लस आयन है और ये कौन सा है, माइनस आयन है। प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण है। वास्तव में ये जो बंध है धन आयन और ऋण आयन के बीच में है, आयनों के बीच में बॉन्डिंग है, इसलिए हम इसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। बात समझ पाए? ये आपके पास है, हमारे पास आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं इन सबको जानिएगा। हाँ, कुछ और बातों को थोड़ा हम चर्चा में लेते हैं। क्या आयनिक बॉन्ड में क्या क्या खास बातें होती हैं, आइए हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहली बात, जो भी आयनिक बॉन्ड होता है ये बड़ा मजबूत बॉन्ड होता है, बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है। स्ट्रांग बॉन्ड क्यों होता है? क्योंकि प्लस आयन और माइनस आयन के बीच में होता है। अब प्लस आयन और माइनस आयन के बीच में जो फोर्स होता है हम उसे वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रिकल फोर्स कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है ये बड़ा मजबूत बंध होता है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पहला कोई कैरेक्टर पूछे कि आयनिक बॉन्ड की कोई क्वालिटी बताओ, तो आप कहेंगे ये बहुत तगड़ा बॉन्ड होता है। बात समझ पाए? या आप ऐसे समझ लो जितना भी परमाणविक बॉन्ड होता है, जितना भी एटॉमिक बॉन्ड होता है, सब तगड़े होते हैं। अब उसमें से आयनिक बॉन्ड सबसे तगड़ा बॉन्ड होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है आप इसको समझिएगा। इनका जो गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब अगर ये सॉलिड रहते मतलब ठोस अवस्था में रहते हैं, लिक्विड आने के लिए या लिक्विड को उबालने के लिए, आप बात समझिएगा, मतलब इनका जो गलनांक है और क्वथनांक है, आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बात होती है, गलनांक और क्वथनांक जो होता है इनका बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। याद रखेंगे कि जो भी आयनिक सॉलिड मतलब जो भी आपके पास आयनिक बॉन्ड होगा, इनका गलनांक क्वथनांक बहुत क्या होगा? ज्यादा। अब क्वेश्चन अगर पूछे क्यों ऐसा है, सिंपल सा जवाब है, क्योंकि इनका बॉन्ड बहुत क्या है? मजबूत है। गलाने के लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और उबालने के लिए भी तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। तो आप कहेंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि इनका बॉन्ड मजबूत है और बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी, ज्यादा हीट करना पड़ेगा। बात समझ पाए? इसलिए इनका एमपी और बीपी क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। ये दूसरी बात होती है। तीसरी बात आपको हम बताएंगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, याद रखेंगे क्या चीज है। जो आयनिक बॉन्ड होता है जिस भी मटेरियल में होता है, जिस भी मॉलिक्यूल में होता है, जिस भी मॉलिक्यूल में होगा, आप बात ध्यान दीजिएगा, या जिस भी पदार्थ में होता है, हम सभी लोग उसे आयनिक पदार्थ बोलते हैं, वैद्युत संयोजी पदार्थ कहते हैं। आइए जितने भी होते हैं, अगर आयनिक बॉन्ड जिसमें है, जिस पदार्थ में है, आप याद रखिए पदार्थ को हम सभी लोग सब्सटेंस कहते हैं। जिस भी सब्सटेंस में आयनिक बॉन्ड होगा, अगर वो सब्सटेंस ठोस अवस्था में है, किसमें है? सॉलिड में है, तो वो वैद्युत का कुचालक होगा। याद रहे, वो वैद्युत का कुचालक होगा। कुचालक मतलब उसमें धारा नहीं बहेगी, ठोस अवस्था में धारा नहीं बहती है। कौन सा? जो आयनिक पदार्थ होते हैं, वैद्युत संयोजी पदार्थ होते हैं। लेकिन जब हम इस पदार्थ को पानी में डाल देते हैं, किस में डाल देते हैं? पानी में। तो आप याद रखिएगा, एक कैरेक्टर इसी के साथ बता दूं, आयनिक जो मटेरियल होते हैं या ऐसे पदार्थ जिसमें आयनिक बंध होता है, वो पानी में घुल जाते हैं, पानी में बहुत आसानी से घुल जाते हैं। और पानी में जब घुल जाते हैं तो आयनों में टूट जाते हैं। किसमें टूट जाते हैं? आयनों में। तो आप कहेंगे जब आप इनको जल में घोलते हो तो हमको जल में घोलने के बाद क्या मिल जाते? आयन, जो एकदम स्वतंत्र रहते हैं। और यही वजह है, आप कह सकते हैं इनका जो जलीय विलयन होता है, कौन सा विलयन होता है? जलीय जो विलयन होता है वो आपका सुचालक होता है बिजली का। तो याद रखेंगे क्या बात मैं कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जब कभी भी आयनिक पदार्थ या वैद्युत संयोजी पदार्थ क्या होंगे बताइए? ठोस अवस्था में रहेंगे, एकदम कुचालक होंगे। काहे होंगे? वजह है इनके जो आयन है, अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं ठोस अवस्था में आयन नहीं है, आयन है, प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन वो आयन स्वतंत्र नहीं है। लेकिन जब पानी में डाल दोगे तो घुल जाएगा और वहां आयन स्वतंत्र हो जाएगा।
और जब आयन स्वतंत्र हो जाएगा, भाग दौड़ करने लगेगा, अब भाग दौड़ करेगा तो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। तो जलीय विलयन में विद्युत का सुचालक है और ठोस अवस्था में क्या है, कुचालक है। यह दोहरा गुण होता है आयनिक बॉन्ड में, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरी बात मैंने बताया, इसी में आपको जल में घुलने वाली भी बात बता दी है। ठीक है, अगली एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं, चौथा बात क्या है उसको भी समझिएगा। जितने भी आयनिक मटेरियल होते हैं, वैद्युत संयोजी पदार्थ होते हैं, जितना भी होता है, आप याद रखें इन सब का कोई शेप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, कोई ज्यामितीय आकार नहीं होता है। ठीक है, और कोई ज्यामितीय आकार क्यों नहीं है उसकी वजह भी है। ज्यामितीय आकार इसलिए नहीं है क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड होता है शेप नहीं होता है, कोई साइज नहीं होता है, साइज और शेप बिल्कुल नहीं होता है, कोई ज्यामितीय आकार नहीं होता है। क्यों नहीं होता, वजह सुनो, क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड होता है ये नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल मतलब होता है अदिशीय होता है, दिशा का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्यों कह रहा हूं समझो, जैसे मान लीजिए एक प्लस चार्ज है तो ये माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अब ये जरूरी नहीं कि एक दिशा में माइनस रहेगा तभी आकर्षित करेगा, नहीं, ये माइनस चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, किसी भी दिशा में रहे, आप कहेंगे प्लस वाला उसको अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो आप खुद बता दीजिए कि आयनिक जो बॉन्ड है भाई आयन आयन के बीच में बन रहा है। अब आयनिक बॉन्ड बनने की कोई फिक्स दिशा नहीं है, कोई एक निश्चित दिशा नहीं है कि इसी दिशा में आयनिक बॉन्ड बनेगा। बात समझे कि नहीं बच्चे? तो आप बोलेंगे क्या कि आयनिक बॉन्ड को बनने के लिए कोई दिशा की जरूरत नहीं होती है। और जब दिशा ही फिक्स नहीं है तो आप बताओ क्या इनका आकार फिक्स होगा? नहीं। क्या इनका पूरा साइज से फिक्स होगा? नहीं। तो आप कह सकते हैं जो भी आयनिक मॉलिक्यूल होते हैं इनका कोई भी ना तो साइज होता है ना शेप होता है। वजह केवल ये है कि इनकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती। शायद इसी वजह से एक नाम बोला जाता है, जितने भी आयनिक मटेरियल है ये समवायता को नहीं बताते, समवायता इनमें नहीं मिलती है। समवायता को अंग्रेजी में आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं आइसोमेरिज्म जो होता है आयनिक बॉन्ड में नहीं पाया जाता है। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं ये अदिशीय प्रवृत्ति के होते हैं। इसी वजह से अदिशीय मतलब क्या है भाई? देखो दिशा का मतलब क्या होता है, बॉन्ड बनने की एक फिक्स दिशा, मतलब ये है कि इसी दिशा में अगर बॉन्ड बन रहा है तो किसी और में नहीं बनेगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, प्लस को माइनस के साथ जुड़ना है और माइनस चाहे जहां हो, माइनस को प्लस के साथ जुड़ना है तो प्लस चाहे जिस दिशा में हो, यहां उनको खींचना है, दिशा का कोई मैटर नहीं है। तो बोलेंगे अदिशीय है, इसी वजह से कोई आकार साइज शेप नहीं है। बात मेरी समझ पाए? तो ये आपका कौन सा बॉन्ड कंप्लीट हुआ है? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड, जो दूसरा आपके पास बॉन्ड है जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं। अच्छा, अगर आप सबके कोवैलेंट में आने से पहले एक बात और मैं बता दूं, जैसे आपके मन में ऐसा है कि आयनिक बॉन्ड बनने की जरूरत क्या है या आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, तो समझ लीजिएगा आयनिक बॉन्ड बनने के लिए यही है जब किसी भी शख्स को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है या ऐसा कोई चीज हो जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है और अगला कोई इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है। बात समझ पाए? तो एक देना चाहता है और एक लेना चाहता है, अगर दोनों लोग तैयार है तब ये बॉन्ड बनेगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है आयनिक बॉन्ड तभी बनता है जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है, अगर उनका अंतर दोनों परमाणुओं के बीच में 1.7 है या उससे ज्यादा है तो कहा जाता है आयनिक बंध बनता है। हम इस पर फिर चर्चा करेंगे आगे चल के, नहीं फिर से बता दे रहे, आयनिक बंध तभी बनता है जब कोई ऐसा कोई एक परमाणु हो जो इलेक्ट्रॉन देने की बहुत इच्छा रखता हो और अगला कोई सामने ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन लेने की बहुत इच्छा रखता हो, तो उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। दूसरा है अगर दोनों परमाणुओं के बीच में, दोनों एटम के बीच में वैद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर अगर 1.7 है या उससे ज्यादा है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। ये आपको मैंने आयनिक बॉन्ड समझाया है, मैं आशा करता हूं आपको समझ।
हम जो दूसरा बॉन्ड है जिसका नाम क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड, आइए हम उसको समझते हैं। बड़ा आसान बॉन्ड है जिसका नाम क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे हम सभी लोग कहते हैं सह संयोजी बंध। और आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपसे कहा जाए सह संयोजी मतलब क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन के साझा करने से, साझा करने से, इलेक्ट्रॉन के साझा करने का मतलब है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या चीज, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से अगर कोई बॉन्ड बनता है, या इलेक्ट्रॉन का शेयर इस तरह से कहो या इस तरह से कीजिए कि लास्ट में कितना हो जाए 8, या पहले में ही कितना हो जाए 2, मतलब हमको ऑक्टेट रूल को ही फॉलो करना है, डुप्लेट रूल को ही फॉलो करना है। लास्ट में अगर 8 हो जाता है या पहले में ही 2 हो जाता है, क्या करने से, इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से, तो जो बॉन्ड बनता है उसी को हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। और आपको मैं बता दूं, ऐसे बंध को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस तरह के बंध को बनाने के लिए हम सभी लोगों को बैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो यह भी छोटा सा पॉइंट है, व्हाट इज बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या, आप कहेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो सबसे लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। बात समझ पाए, हम उसको दिखाएंगे यहां चल के, क्या कभी पॉइंट से दिखाएंगे, कभी क्रॉस से दिखाएंगे, कभी स्टार से दिखाएंगे, आपकी मर्जी जैसी हो वैसे दिखाइए। बात समझे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस तरह के बॉन्ड को एग्जाम्पल से समझाते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, थोड़ा देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल इसका बहुत है, मान लीजिए H2 है, मैं O2 समझा रहा हूं, N2 समझा रहा हूं, ये 3 एग्जाम्पल मैं लेके समझा रहा हूं। बताओ H2 को बनाने में कैसा कैसा एटम लगा होगा, H और H लगा होगा। H का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, बगल में कर लीजिएगा, कितना मिलेगा 1, तो यही 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। 1 मिनट देख लेते हैं, क्योंकि पिछली कुछ क्लासेस में क्या हुआ है, कुछ पॉइंट आपके बहुत ज्यादा ब्लर कर जाते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसी स्थिति ना आए, ऐसी कंडीशन ना आए, क्योंकि जब कोई चीज ब्लर कर जाती है तो बच्चों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। फिलहाल देखिए 1 है, तो आप उस 1 इलेक्ट्रॉन को ऐसा दिखा दीजिएगा। अब आपसे मैं कह रहा हूं क्या, पहली क्लास में 1 है तो इनकी इच्छा क्या होगी, डुप्लेट के हिसाब से 2 होने की। 2 होना कैसे चाहेंगे, समझो, ये आपस में शेयर कर लेंगे। इनकी जरूरत क्या है, 1 की, इनकी जरूरत क्या है, 1 की। अब आपको एक बात मैं बता दूं, ये बॉन्ड तभी बनेगा जब दोनों की जरूरत बराबर होगी। याद रखिएगा, जब दोनों की जरूरत क्या होगी, बराबर होगी। इसके पहले वाले में क्या था, देखो आप एग्जाम्पल देखे थे, सोडियम और क्लोरीन में इसको 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। वहां जरूरत बराबर नहीं थी, लेकिन यहां मैटर दूसरा है, यहां जरूरत क्या है, बराबर है। तो आप याद रखेंगे, जरूरतें जब बराबर होती हैं तभी कोई चीज साझा होता है। जैसे मेरी जरूरत अगर चावल की है, आपकी जरूरत गेहूं की है, मेरे पास गेहूं है, आपके पास चावल है, मार्केट में रेट बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, मेरी जरूरत चावल की है, मुझे चावल दे दीजिए, और आपकी जरूरत गेहूं की है, मैं गेहूं दे देता हूं। ठीक है, या एक काम करते हैं, चावल और गेहूं हम और आप आपस में समझ लेते हैं और अपने बीच में रखते हैं। हमको चावल की जरूरत होगी तो हम चावल ले लेंगे, गेहूं की जरूरत होगी तो गेहूं ले लेंगे। वही चीज यहां पर है, दोनों की जरूरत बराबर है। और एक बात आपको मैं बता दूं, जब एक दूसरे से साझा करेंगे तो साझा करने का मतलब क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनके बीच में आ जाएगा। भाई आप किसी से अपनी बात को शेयर करते हो तो क्या कहते हो, भैया ये बात हमारे आपके बीच में होनी चाहिए, कोई तीसरा जानने ना पाए। ठीक है, बिल्कुल वही चीज यहां पे है। जब ये आपस में शेयर करते हैं कि भाई मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, कहेंगे दोनों की प्रॉब्लम वही है, क्यों ना आपस में समझ लिया जाए।
और जब आपस में समझेंगे तो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे होंगे बताइए, शेयर ही तो करेंगे भाई। तो शेयर करने की शर्त ही यही होती है कि दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए वो बिल्कुल कहां रहेंगे, बीचों बीच में रहेंगे। ऐसा नहीं मेरे करीब ज्यादा रहेगा, ये सब कुछ नहीं होगा। तो हम सभी लोग कहेंगे ये शेयर्ड हो गया। अब इसका मतलब क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका भी है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका भी है। ठीक, तो अब आप बताओ हाइड्रोजन के पास कितना हो गया, 2, और इसके पास भी कितना हो गया, 2 हो गया। समझ आ गया। तो अब आप बताओ जरूरत क्या थी, 2 की, तो यहां पर आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन का शेयर हो गया तब डुप्लेट हो गया। तो इस तरह का बॉन्ड आपका होता है कोवैलेंट। एग्जाम्पल O2 वाला ले लीजिए, ये तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक O है एक O है, बगल में ऑक्सीजन का निकाल लो, 2 और 6 मिलेगा। बाहर कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिएगा, चाहे मल्टीप्लाई के रूप में दिखा दीजिएगा चाहे पॉइंट के रूप में, मर्जी आपकी है। हाँ, अगर एक ही एटम है तो एक जैसा साइन रखिएगा, अगर अलग अलग है तो थोड़ा साइन चेंज कर दीजिएगा, पता तो चले किसका कौन सा इलेक्ट्रॉन है। बात मेरी समझे। जैसे ये देखो, ये आपके पास पूरा मुद्दा उठा हुआ है, इनको 6 है इलेक्ट्रॉन बाहर, देखो कितने की जरूरत है, 2, और इनकी भी जरूरत क्या है, 2। दोनों की जरूरत बराबर है, ये आपस में आएंगे एक दूसरे से समझेंगे। हमारी भी जरूरत 2 की है, आपकी भी जरूरत 2 की है, क्यों ना हम अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन आपस में बीच में रख दें। ये जैसे यहां है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में क्या कर रखा है, बीच में रखा है। अब इन्होंने कहा भाई ये 4 है, 2 मेरा है और 2 आपका है। ये 4 जरूरत पड़ने पे आपका भी हो जाएगा और ये 4 जरूरत पड़ने पे आपका भी हो जाएगा। देख लो, ये 4 ऑलरेडी है जो बॉन्ड नहीं बनाए हैं, जो शेयर नहीं कर रहे हैं, इनमें में भी वही है। और 4 शेयर वाले, तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो आप क्या बोलेंगे, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शर्त क्या है, दोनों इनके बीच में होनी चाहिए। बात समझे। एक ये हो गया। ऐसे में एक और उदाहरण बता देता हूं, आप उस बात को भी समझ लीजिएगा और अच्छी तरीके समझिएगा हमारे पास वो क्या होता है, समझने की कोशिश करिएगा। N2 का, N2 मतलब क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का। मैं आपको बता दूं, एक नाइट्रोजन का जब विन्यास निकालोगे 2 और क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। बाहर कई ठू इलेक्ट्रॉन है, 5 ठू। इनमें कितना है, 5 ठू है। इनको कितनी जरूरत है, 3 की, और इनको कितनी है, 3 की। जरूरत बराबर है तो आपस में मामला सेट कर लेंगे। मामला सेट ऐसे करेंगे, कहेंगे ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, हमारे आपके बीच में ले लो, और ये जरूरत पड़ने पे पूरा 6 इलेक्ट्रॉन हमारा भी है और ये 6 इलेक्ट्रॉन इनका भी है। तो आपस में मैटर समझ लिए। तो 6 2 क्या हो गया, 8, और 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो आप बता दो, इनके भी 8 हो गए और इनके भी 8 हो गए। मैटर समझ लिए कि नहीं समझ लिए। इसीलिए कहा जाता है समझौता करता है, समझौता में क्या होना चाहिए, दोनों पक्ष सहमत होना चाहिए, तभी समझौता अच्छा होता है। और सहमत तब होगा जब बराबरी का समझौता होगा। और वही चीज है ना, बात इन दोनों की मानी जाएगी, और जो समझौता होगा ना, जो शेयर होगा, वो बिल्कुल बीच में होना चाहिए, यही शर्त होती है। अब यहां देखो कई इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, एक इनका था एक इनका था। तो याद रहे, इस बॉन्ड को कहा जाएगा सिंगल बॉन्ड। क्या कहा जाएगा, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध। इसको एक लाइन से दिखा दिया जाएगा, मतलब आप जब आगे चल के दिखाएंगे तो H और H के बीच में एक लाइन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है। यहां देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो इनके बीच में ऐसे 2 लाइन दिखा दोगे, इसे डबल बॉन्ड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, डबल बॉन्ड कहा जाएगा। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का है तो यह ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। इसे हम कौन सा बॉन्ड कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। तो हमारे सबके पास कितने टाइप का बॉन्ड होगा, 3। अब आपकी इच्छा का 4 भी बॉन्ड होता है क्या, होता है, लेकिन 4 बॉन्ड बहुत अस्थाई होता है, वो तुरंत ही टूट जाता है। या तो 3 और 1 में टूट जाएगा, या तो 2 और 2 में टूट जाएगा। याद रखिएगा, इसीलिए 1 2 3 बॉन्ड होता है। चौथा होता भी है, बहुत अस्थाई होता है, टेम्परेरी होता है। वो इतना टेम्परेरी होता, वहां रुकता ही नहीं 4 बॉन्ड में, तुरंत टूटेगा। या तो 2 ठीक डबल बन जाएगा, या 1 3 और 1 सिंगल बन जाएगा। ये पूरी कहानी है। मैं आशा करता हूं ये चीज समझ में आ गया होगा। बस याद रखिए, क्या बॉन्ड बनने की शर्त यही है। क्या शर्त है बताओ, शेयर करने वाले इलेक्ट्रॉन बीचों बीच में होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, कितना शेयर इलेक्ट्रॉन है, 2। यहां कितना है, 4 ठो, और यहां कितना शेयर इलेक्ट्रॉन, 6 ठो। याद रखिएगा, एक
बॉन्ड में कितना शेयर इलेक्ट्रॉन आएगा? 2। 2 बॉन्ड में कई शेयर इलेक्ट्रॉन आएगा? 4। और 3 बॉन्ड में कई शेयर इलेक्ट्रॉन आएगा? 6। याद रखो इस बात को, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड नहीं बनाए हैं, तो 0, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन से सब बॉन्ड बना। इसमें कितने हैं जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं? 2 ये है, 2 ये है, 2 ये है, 2 ये है, मतलब एक का 4, अगले का 4, और कुल मिला के 8 है जो बॉन्ड नहीं बना रहे। यहां देखो, इसका 2 और इसका 2 नहीं बना रहा है। आप देख रहे होंगे तो हम अक्सर जो बॉन्ड नहीं बना रहे उनको जोड़े के रूप में लिख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इनको एक नाम दिया जाता है प्यारा सा, जिन्हें ऐसे कह सकते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। पर इनको और भी अच्छा सा नाम दिया जाता है, लोन पेयर। क्या नाम दिया जाता है? एकल युग्म। आगे चल के इस पे डिस्कस करेंगे, आप इसकी चिंता मत करिए। आया समझ में? ठीक है। अच्छा, एक बात और आप अच्छी तरीके से समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि काफी चीजें ऐसी हैं जिनको हमको समझना है, बेहतर ढंग से समझना है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये चीज पूरा का पूरा। मैं एक और एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग देखा था, तो यही मिला था, सही है। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, H और Cl के बीच में। अभी तक तो सेम एटम था, अब अलग हो गया। H के पास 1 इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, और क्लोरीन के पास देखोगे तो क्लोरीन के पास 17 होता है, 2 8 क्या हो जाएगा? 7। सबसे अंतिम में 7, और 7 मतलब क्या है? अब देखो, मैं अलग अलग दिखा दिया हूं। इनकी जरूरत कितनी है भाई? ये 2 होना चाहेंगे, 1 की जरूरत है। इनकी 8 होना चाहेंगे, 1 की जरूरत है। जरूरत बराबर है। और मैं बार बार कह रहा हूं, जब जरूरत बराबर होती है तभी कोई बात शेयर की जाती है, समझे? हमारी ही गर्ज नहीं है, अगले की भी गर्ज होनी चाहिए। अगली भी मजबूरी हो, हमारी भी मजबूरी है, तब जमेगी। तो यहां देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों कहेंगे आप एक काम करो, अपना 1 इलेक्ट्रॉन मेरा 1 इलेक्ट्रॉन आपस में बीच में रख देते हैं, ठीक है। और ये सब नई बॉन्ड बना रहे हैं, समझिएगा। तो ये जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है इसका पूरा है, और ये इसका भी है। तो यहां पर H और Cl के बीच में कई बॉन्ड हो जाएगा? सिंगल। अब मैं इनको और इनको एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, उस बात को थोड़ा समझिएगा कि आखिरकार मैं इसका और इसका एग्जाम्पल क्यों दिया, समझो। शर्त यह होती है कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, साझे का इलेक्ट्रॉन होता है, वो बिल्कुल बीचों बीच में होनी चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच में होनी चाहिए। मतलब ना तो किसी की तरफ जाना चाहिए उसको, और ना किसी से दूर होना, ना किसी के पास जाना है, ये शर्त थी। लेकिन हुआ क्या, यहां हाइड्रोजन ये भी था, ये हाइड्रोजन था, ये दोनों की इच्छा थी हम इसको दोनों खींच लेंगे, और इसकी भी इच्छा थी खींच लेंगे, पर दोनों सेम पावर थी, इसलिए कहीं नहीं गया। जब इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं गया तो इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, और इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, समझ आया। लेकिन इस वाले में जब देखा गया तो क्लोरीन और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन को आपको याद होना चाहिए इसकी वैद्युत ऋणात्मकता कम होती है, और क्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। इसकी ऋणात्मकता ज्यादा है, इसलिए ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है थोड़ा सा। हाइड्रोजन भी खींचना चाहता है, पर ताकत किसकी ज्यादा है? Cl। गुंडई कौन कर रहा है? Cl। और Cl गुंडई की अब शेयर इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ खिसका दिया, और जब खिसका दिया तो वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से थोड़ा दूर हो गया, और क्लोरीन के थोड़ा क्या हो गया? पास हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जानते हैं क्या होता है? निगेटिव ना। क्लोरीन के थोड़ा करीब आ गया तो इस पर थोड़ा सा निगेटिव आ गया, और इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव आ गया। बात समझ पाए नहीं समझ पाए? तो अगर आप इस वाले में और इस वाले में समझो तो क्या मिला भाई, ये ऐसा तरह का साझा हुआ था कि साझे का इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रह गया था। क्यों? क्योंकि जो लोग साझा कर रहे थे, ऐसा नहीं है को नहीं चाह रहे थे कि हम साझे का इलेक्ट्रॉन अपने, क्योंकि सजिया का जो भी माल होता है ना, सबको ही हथियाना चाहता है, ठीक है। लेकिन तभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, तभी जब अगर बराबर रहेंगे ताकत में तो सजिया बराबर बढ़ जाएगा, जैसे पड़ा वैसे रहेगा। लेकिन कोई एक ताकतवर है तो सजिया का इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा सजिया वाली चीज क्या करेगा? खींच लेगा अपनी तरफ। जैसे Cl गुंडई कर गया, साझे का इसके बहुत क्या हो गया? देख लो, करीब चला गया है, और इससे बहुत क्या हो गया? दूर चला। अब ऐसा भी नहीं है कि पूरा सजिए वाला खींच लेगा, ये भी मैं बता रहा हूं। हल्का सा करीब जाएगा, हल्का सा दूर जाएगा, तो हल्का सा निगेटिव आएगा, हल्का सा पॉजिटिव आएगा। लेकिन इनमें क्या है? कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं है। इसी सब चीज को देख के इसे 2 भाग में बांटा गया कि
कि हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड दो होते हैं। एक को कहा जाता है ध्रुवीय, क्या बोला जाता है? ध्रुवीय बोला जाता है बंध, जिसे हम सभी लोग कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम दिया जाता है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और एक को नाम दिया जाता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर हमसे सबसे कोई पोलर के बारे में पूछे तो आप ये कहेंगे ये जो बॉन्ड है जिसमें शेयर वाला इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं ठहरा, कोई ज्यादा ताकतवर था वो खींच लिया अपनी तरफ, तो इससे क्या होगा? एक पे थोड़ा माइनस आ जाएगा, आंशिक माइनस आएगा, और एक पे थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह के बॉन्ड को कहा जाएगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और जिसमें कुछ नहीं होता है, कितना भी एक दूसरे खींचे लेकिन रहे बीचे में। मैं कह रहा हूं इसको ये भी ताकत वही लगा रहा, ये भी लगा रहा, तो कहीं जाएगा ही नहीं। मतलब यहां पे बोल सकते हैं ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीचों बीच में रहेगा, जिससे प्रत्येक परमाणु जो शेयर किए हैं उन पे कोई आवेश नहीं आएगा, कोई प्लस माइनस नहीं आएगा। ऐसे तरह का जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है नॉन पोलर कहते हैं या प्योर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, एकदम शुद्ध है। इसमें देखो क्या, पहले तो कह दिए कि चलिए हम आपस में साझा कर लेते हैं, बाद में अपना रंग दिखा दिए, क्या एक गुंडई कर लिए, साझे वाला ही खींच लिए। यहां तो सही बात थी, इसने जो बात कहा था साझा करूंगा तो जो रहेगा हमारा और आपके बीच में बात बीच में रहेगी। साझा होने के बाद भी अपने जबान का पक्का है, लेकिन यहां दो गले ही कर गया। बात समझे क्या? पहले जब तक साझा नहीं हुआ तो पास में गए हमारे और आपसे साझा कर लेते हैं, और जब साझा हो गया काम बन गया तब अपना रूप दिखाने लगे, दोगले ही करना चालू कर दी। एक खींच ले, ये बेचारा कमजोर है, क्या करेगा? कभी कभी होता है ना, जैसे हम हैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 50% मान लीजिए हम इनकम दिए हैं, अगला 50% दिया है, दोनों लोग साझे में बिजनेस चालू किए। अगर दोनों की ताकत बराबर होगी तो रिश्ता हमेशा बना रहेगा, और एक ज्यादा मजबूत है एक कमजोर है तो कमजोर वाले को और तोड़ देगा। बात समझे नहीं? तो ये फायदा हमेशा होता है, ये बात हमेशा होती है चाहे बिजनेस। तो आप देखो कितने टाइप का कोवैलेंट हुआ? दो, एक पोलर और एक नॉन पोलर। अगर एक कमजोर और एक मजबूत है तो पोलर, और दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। ठीक है, तो ये बात आपको मैं बताना चाह रहा था, और मैं आशा करता हूं ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कोवैलेंट की बात होती है। हाँ, अगर आप सबसे कोई कहता है हमें कोवैलेंट बॉन्ड की कंडीशन बताओ, कब बनेगा? एक ही कंडीशन है, जब जरूरत बराबर होगी तभी बॉन्ड बनेगा। याद रहे, जब जरूरत क्या होगी? बराबर होगी दोनों एटम्स की, तभी इस तरह का बॉन्ड होगा। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो एक बॉन्ड बनेगा, दुई दुई का साझा हुआ दुई बॉन्ड बनेगा, तीन तीन का साझा हुआ तो तीन बॉन्ड बनेगा। और इस बात को याद रखिएगा, एक जो हमने नाम दिया था बैलेंसी, तो बैलेंसी यानी संयोजकता, यहां पर भी देख लीजिएगा बॉन्ड की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। सिंपल परिभाषा, बॉन्ड की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनता है तो हर हाइड्रोजन की संयोजकता एक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कै बॉन्ड बनता है? दो ही, तो इनकी भी संयोजकता दो है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में तीन बनता है, इनकी संयोजकता क्या है? तीन है। अगर हम ऐसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करेंगे, ऐसा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन के साथ सिंगल है, हाइड्रोजन के साथ सिंगल है, तो एक हाइड्रोजन की संयोजकता एक है, पर एक ऑक्सीजन के साथ एक ये दो बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन संयोजकता क्या हो जाएगी? दो। तो बॉन्ड की संख्या, बंध की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। कमाल है, बहुत आसान आसान शब्द है, याद रखिएगा इनको। अच्छा, एक बात और आपको बता दें, क्या कि आखिर इनमें क्या क्या क्वालिटी होती है, ये भी आप पढ़िए, अच्छे समझिए कि हमारे पास ये जो बॉन्ड होते हैं इनके पास क्या क्या क्वालिटी होती है। सबसे पहली क्वालिटी देखिए, पहली क्वालिटी ये होती है कि ये वैद्युत संयोजी बंध से मजबूत नहीं होते। हाँ, मजबूत बंध है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आयनिक वाला था। पहली कंडीशन, पहली बात है इनका। दूसरी बात ये होती है कि ये जो होते हैं पानी में घुलते भी हैं और नहीं भी घुलते हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले मैं बताया था पोलर वाला, ध्रुवीय वाला, ये पानी में घुल जाता है, वाटर में घुलता है, याद रखेंगे। वो भी बहुत अच्छे से नहीं घुलता है, डिसॉल्व बहुत अच्छे से नहीं होता है। लेकिन नॉन पोलर वाला
नॉन पोलर वाला जो अध्रुवीय होता है वो पानी में कभी नहीं घुलता है। तो आप कह सकते हैं कि जो ससंयोजी वाले यौगिक होते हैं, जो उनमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, अगर वो पोलर नेचर का, ध्रुवीय नेचर का है, अभी मैं बताया था, वो पानी में थोड़ा सा घुल जाएगा, लेकिन अध्रुवीय है तो बिल्कुल ही नहीं घुलेगा। अब आप बताओ, जब घुलेंगे तो आयन बनेगा थोड़ा सा ना, तो थोड़ा सा कंडक्टिविटी आ जाएगी। अगर इनको इग्नोर कर दे तो कैसा कह सकते हैं, ससंयोजी यौगिक कुचालक होते हैं। लेकिन जो ध्रुवीय वाले होते हैं, जो पोलर वाले होते हैं, इनमें थोड़ा सा कंडक्शन आ जाता है, थोड़ा सा करंट ले सकते हैं। बात समझ पाए, ये बात याद रखें। लेकिन याद रहे ठोस अवस्था में तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। तीसरी बात क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है आयनिक से कम होता है। काहे? बॉन्ड आयनिक से कमजोर होता है। ठीक है, ये बात ज्यादा समझाना नहीं है। हाँ, मेन जो मुद्दा है उसको समझाना है। इनके पास ज्योमेट्रिकल साइज शेप होती है, इनके पास ज्योमेट्रिकल शेप होगा, साइज भी होगा, मतलब ज्यामितीय आकार इनके पास रहता है। अब आखिर ये क्यों रहता है, उसकी वजह है क्योंकि ये डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। कैसा बॉन्ड होता है? डायरेक्शनल बॉन्ड। डायरेक्शनल बॉन्ड मतलब क्या है? जैसे अब आप हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास। अब ऐसा नहीं है ये हाइड्रोजन कहीं पर भी रहेगा तो शेयर कर लेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इनको एक फिक्स डायरेक्शन में आना पड़ेगा, तब अच्छे से बात हो पाएगी। बात समझे नहीं? तब अच्छे से बात हो पाएगी। तो आप कह सकते हैं इनको साझा करना है तो एक निश्चित दिशा में आना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे साझा होने के लिए इलेक्ट्रॉनों को एक फिक्स दिशा में आना पड़ता है, तो जबरदस्त साझा होता है, अच्छा बॉन्ड बनेगा। तो हम सभी लोग कहेंगे क्या, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, एक फिक्स डायरेक्शन में रहेगा तभी बॉन्ड बनेगा। तो डायरेक्शनल बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ? और जब एक फिक्स डायरेक्शन की, जैसे आप कमरा उमरा बनवाते हो, कितनी ऊंचाई करनी चाहिए, कितनी लंबाई करना चाहिए, किस दिशा में कितना करना चाहिए, अगर ये सब पूरा फिक्स रहेगा तब अच्छा बनता है, उसका शेप, उसका आकार जबरदस्त बनता है। ठीक है, किस दिशा में कितना देना है, बिल्कुल वही। देखो ये दिशात्मक नेचर का है, डायरेक्शनल नेचर का है, इसलिए इनके पास अपना एक साइज भी होता है। कोई आप देखेंगे त्रिभुज में रहेगा, ट्रायंगल में रहेगा, कोई स्क्वायर में रहेगा, कोई हेक्सागन में रहेगा। ठीक है, आगे चल कोई पिरामिड रहेगा, आप बहुत सारी चीजें देखेंगे इनके पास साइज होती हैं। आगे चल के हम उन पर चर्चा करेंगे। इस तरह से हम सभी लोग दूसरे टाइप का बॉन्ड पढ़े, कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड। मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया है। हाँ, एक बार मैं फिर से देखना चाहता हूं कि क्या सारी चीजें एकदम क्लियर दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है, स्पष्ट है कि नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम सभी लोग जब समझते रहते हैं तो बीच में ब्लर आ जाता है, तो थोड़ा सा क्या होता है कि प्रॉब्लम आती है ना क्लास में। तो वो चीजें ना हो, आज मेरी ये कोशिश रहेगी। आइए हम तीसरे तरह का बॉन्ड समझते हैं। तीसरे तरह का बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? मैंने आपसे कहा ये आयनिक भी होता है और कोवैलेंट भी होता है, इनका मिला हुआ रूप होता है। लेकिन पहले समझे कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो आप कहेंगे लोन पेयर डोनर, याद रहे, लोन पेयर डोनर और लोन पेयर एक्सेप्टर। लोन पेयर एक्सेप्टर, इनकी यही परिभाषा है। लोन पेयर डोनर और लोन पेयर एक्सेप्टर के बीच जो बॉन्ड बनता है हम उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एटम ए है और एक क्या है, बी है। इनके पास लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब वो पेयर वाला, वो जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन जो अकेला हो, अभी जुड़ा ना हो। ठीक है। अब मान लो इनके पास लोन पेयर है और इनके पास नहीं है, तो इनको क्या है, जरूरत है। क्या है? जरूरत है। और इनके पास है, तो अगर ये आपस में मैटर सुलझाएंगे तो क्या कहेंगे, थोड़ा समझना। ये लोन पेयर इसको दे देंगे, कहेंगे आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए अपना हम लोन पेयर दे रहे हैं, लेकिन इसको अपना हमेशा के लिए मत समझिएगा, मेरा भी है और आपका भी है।
आपकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी। तो आप कहेंगे लोन पेयर डोनर ये देने वाला हुआ, और लोन पेयर एक्सेप्टर इनकी जरूरत है लेने की, तो हम कहेंगे ये इसको क्या करेगा, दे देगा। इसलिए इनके बीच में जब तीर का निशान बनाया जाता है, इसलिए उप सहसंयोजी बंध इसे कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? उप सहसंयोजी बंध कहा जाता है। और एक कमाल की बात होती है, इनको हम सभी लोग तीर से दिखाते हैं। तीर की ये जो पूंछ होती है जिसे टेल कहा जाता है, ये बताता है कि लोन पेयर कौन दे रहा है, और ये हेड बताता है कौन भिखमंगा है, मतलब कौन लोन पेयर ले रहा है। मेरी बात समझे? तो कौन लोन पेयर लेना चाहता है वो इसका हेड बताएगा, और देने वाला क्या बताएगा? टेल बताएगा। बात समझे? तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर लोन पेयर डोनर और लोन पेयर एक्सेप्टर के बीच में बॉन्डिंग है, ऐसी क्या ना बताते। जैसे किसी के पास लोन पेयर पड़ा हुआ है, हमारी जरूरत, हम उसके पास गए, हम क्या हमको दे दीजिए, हमारी जरूरत पूरा कर लो। अगर वो देना चाहेगा, देने की इच्छा रखेगा, कह लो चलो ठीक है, चलो तुम्हारा भी भला हो जाए, हम लोन पेयर अपना दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोन पेयर दे दिए तो आप उसको हमेशा के लिए मान लीजिएगा, अपना बना लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दे रहे हैं तो समझना मेरा भी है वो, और आपकी जरूरत भी पूरी हो जाए। बिल्कुल इस तरह का बॉन्डिंग आपका लोन पेयर डोनर और लोन पेयर एक्सेप्टर के बीच में अगर बनेगा तो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। मैंने आपसे क्या कहा भाई, एटम को आपस में जुड़ना है तो एक दूसरे के पास जाना पड़ेगा, अपनी मजबूरी बतानी पड़ेगी, अपनी मजबूरी बतानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे पहले में क्या था, अगले आप में 7 की आपकी इच्छा 7 लेने की है, आपके पास 1 मिल जाए तो आप पूरा हो जाओगे। ठीक है, और हम 7 अगर मिल जाए तो हम पूरा हो जाएंगे। तो वहां मैटर समझ लिए, अगले वाले में देखे साझा कर लिए। यहां देख रहे हैं एक को 2 की जरूरत है, एक के पास कोई जरूरत नहीं, उसके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ये उसके पास जाएंगे। मैं आपको तीनों मंत्र बता रहा हूं। पहले वाले में जरूरत बराबर नहीं थी तो आयनिक था, दूसरके में जरूरत दोनों की थी और बराबर जरूरत थी, तीसरके में क्या है, एक की जरूरत है। किसकी जरूरत है? एक ही की जरूरत है और 2 की जरूरत है, और निगाह पे रखा हुआ है किसके पास 2 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ जो अभी जुड़ा नहीं है, तुरंत उसके पास पहुंचेगा और कहेगा क्या, मुझे दे दीजिए। अगर ये थोड़ा दाता धर्मी रहेंगे तो दे देंगे, तो लोन पेयर दे देगा और ये ले लेगा। तो लोन पेयर डोनर और लोन पेयर एक्सेप्टर के बीच में बॉन्डिंग क्या होगी, बनेगी। तो ये आपका कहलाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, मैंने कैसे कह दिया ये आयनिक और कोवैलेंट है, मैं आपको बताऊं। ये जब बी ए के पास पहुंचे तो कहे आपको मैं 2 प्रस्ताव दे रहा हूं, पहला या तो आप 2 मुझे दे दीजिए, ये कहानी हो जाएगी। कहे दूसर का क्या है, कहे दूसर का ये 1 हमको दीजिए। चालाक देखिए कितना लगाए, इतना चालाक है, कहे कि 1 हमको दे दीजिए। तो इसके पास 1 ही बचेगा, तो 1 क्या हो गया, प्लस हो गया ना, और ये 1 ले लिए। अब बताओ, इनके पास जब 2 था तो संतुष्ट थे, अब 1 तो दे दिए। ठीक है, तो 1 की कमी हो गई, इसकी जरूरत कितने की, 2, 1 की पूरी हो गई, 1 अभी कमी है। इनसे ये कह रहा है कि आप मेरा इलेक्ट्रॉन दे दो, कहेंगे हम नहीं देंगे, तो बड़ा तकलीफ होगा कि मेरा ही इलेक्ट्रॉन मैंने ही उसको दिया, लेकिन मांगने पे जो हमको नहीं दे रहा है। आजकल समाज में भी ऐसा होता है, तो हम सभी लोग को बहुत दर्द होता है, भाई मेरा ही चीज है मुझे नहीं दे रहा है, तो हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। अच्छा ऐसा है, बढ़िया फुसिलाएंगे, बहलाएंगे, चलो एक काम करो मुझे मत दो, हम आपस में मिलकर साझा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। देखो जरा गजब है बात, 1 दे दिया तो ये निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गए। ठीक है, इसी का अपना ही है, अब मजबूरी ऐसी आ गई कि अपने से ही साझा करना पड़ रहा है, अपने ही इलेक्ट्रॉन से साझा करना पड़ रहा है। दोनों चीज एक साथ हो नहीं, दे दिया तो आयनिक वाला हो गया, 1 लिया 1 दिया, और अपने से साझा किया तो दोनों बात हो गए, शेयरिंग वाला हो गया। तो आयनिक कोवैलेंट हुआ नहीं हुआ। मैं इस बात को फिर से समझा रहा हूं। जैसे होता क्या है, देखो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, कोई मेरे पास आया कह रहा है कि सर 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, तो हमको हम कैसे दे पाएंगे, ऐसे थोड़ी देंगे। तो वो कह रहा है सर एक काम करिए मुझे 1 दे दीजिए, पहले मेरी 1 की तो जरूरत पूरी हो जाए। कितना चालाक है, चलो ठीक है 1 दे देता हूं, क्या दिक्कत है, पड़े हैं एक्स्ट्रा, उसकी जरूरत पूरी हो जाए। 1 जैसे दे दिए ना तो ध्यान आया मैं भी डिस्टर्ब हो गया,
मैं एक दे दिया क्योंकि मेरे पास जब दो था तो मैं एकदम संतुष्ट था, लेकिन जैसे एक दे दिया तो मुझे ध्यान आ रही, मैं भी डिस्टर्ब हो गया। वो अब एक ले लिया तो मैं उससे कहूंगा मुझे मेरा एक वापस करो, वो कहेगा हम नहीं देंगे आपको। कहेंगे ये देखिए, इसीलिए कहा जाता है एहसान करना नहीं चाहिए। वो सोचेगा मन में, लेकिन उसका ही गया है तो तकलीफ तो हो गई। तो इलेक्ट्रॉन दिया और लिया तो आयनिक जैसा हुआ ना। अब मांगने गया तो कह रहा हम नहीं देंगे, क्या अजीब सी बात है, मेरा ही और मुझे नहीं मिल रहा है। तो क्या करेगा वो, जुआर ही तो लगाएगा। चलो एक काम करो, ना तेरी ना मेरी, एक काम करो साझा कर लेते हैं। और जब साझा कर लेंगे तो दोनों बीच में आ जाएंगे, दोनों का हो जाएगा। गजब देखो दिमाग लगाया। तो पहले लेने देने की बात हुई, तब साझा करने की मजबूरी बन गई। दोनों तरह का बॉन्ड है, आयनिक और कौन सा, कोवैलेंट। इसीलिए इसे बोला गया था आयनिक और कोवैलेंट का मिक्सअप होता है। बात समझ पे? इसका जो भी कैरेक्टर होगा आयनिक और कोवैलेंट के बीच में ही होगा। मतलब कोवैलेंट से मजबूत बॉन्ड, आयनिक से कमजोर बॉन्ड। बात समझे? ये सारी चीज कहानी होती है। और इसको किससे दिखाते हैं, तीर से। तो इस तरह से मुझे समझाना जो था कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आपको बताऊं इसकी अलग दुनिया है। आप आगे चल के कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एक टाइप का है जिसे हम जटिल लवण कहते हैं। ये एक चैप्टर है जिसमें पूरा का पूरा कोवैलेंट का ही मुद्दा है। वो आप पढ़ेंगे, पढ़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आज के दिन में मैंने 3 बॉन्ड बताया है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया है। हाँ, अब आपको मैं एक टाइप का बॉन्ड बढ़ा ही देता हूं, समझा ही देता हूं, जिसमें अगर आप सभी लोगों को याद, मैंने वर्ड कहा था ओवरलैपिंग। रियल में क्या है, हमारे पास थोड़ा समय कम है, इसलिए ज्यादा समय हम ले रहे हैं क्लास में। आप उबिएगा नहीं, अच्छी तरीके से समझिएगा, दिल से पढ़िएगा। इसे हम हिंदी में अतिव्यापन कहते हैं। ओवरलैपिंग मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर लिपट जाना, चिपकना, ओवरलैप करना। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। एक थ्योरी आई थी जिसका नाम है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैं इसको बता देता हूं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको क्या कहा जाता था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको हम सभी लोग कहते हैं संयोजी बंध का सिद्धांत। ये मतलब क्या है थोड़ा देखिएगा। इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो भी आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से होता है, लेकिन अब ये अलग तरीके से कहेगा। ये कहेगा ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होता है। ये पहला, ये प्रिंसिपल पहली बात यही कहेगा कि जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होता है। ठीक है। अब इनसे पूछा जाएगा कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से होगा, तो आपको कहना होगा ऐसे ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी सभी तरह के ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेंगे, केवल वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन। भाई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहे, और अनपेयर्ड मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें 2 नहीं रहेगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो आप याद रखेंगे कि आप ये कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ये आपका ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है, पर याद रहे सभी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। आप इस बात को लिख लीजिए कॉपी में, क्या, कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध ऑर्बिटल के अतिव्यापन से बनता है, ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है, लेकिन याद रहे कि सभी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट भाग नहीं लेंगे, केवल वही ऑर्बिटल भाग लेंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ पाए? अब फिर ये कहेंगे, अच्छा ये बताइए, जैसे वहां आपने कहा 1-1 इलेक्ट्रॉन साझा किया तो 1 बॉन्ड, 2-2 साझा किया 2 बॉन्ड, 3-3 साझा किया 3 बॉन्ड, यहां कैसे, यहां पर भी वही चीज है। अगर 1-1 ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे तो 1 बॉन्ड, 2-2 करेगा तो 2 बॉन्ड, 3-3 करेगा तो 3 बॉन्ड। यही आपका बीवीटी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। मैं आपको एग्जांपल सहित आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहना है कि ऑल ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड आर मेड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल एंड ऑल ऑफ टाइप ऑफ ऑर्बिटल डज नॉट ओवरलैप टू ईच अदर। मेरे कहने का मतलब है ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, पर सभी तरह के ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं करते हैं। जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही ओवरलैपिंग करते हैं। आपको मैंने बताया, और आपसे भी कह रहा हूं, जितना
ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, जैसे एक एक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो एक बॉन्ड, दो दो ठीक करेगा तो 2 बॉन्ड, और 3 3 करेगा तो 3 बॉन्ड। तो आज के लिए बस इतना ही है, मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। और मैं कह चुका हूं 3 क्लास में चैप्टर समाप्त है, अब बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। सभी लोग अच्छे से जुड़िए, साथ में रहिए।